सुप्रभात मित्रों। समस्त देशवासियों को बीबी सर यूके चैनल की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 1950 26 जनवरी को दोस्तों हम लोग गणतंत्र हुए। आखिर गणतंत्र किसे कहते हैं, क्या होता है ये गणतंत्र? मित्रों, इसमें गणतंत्र में क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है एक देश में। क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है। इसका एक निश्चित कार्यकाल होता है, क्योंकि भारत देश के राष्ट्रपति के रूप में भारत का अपना एक राष्ट्राध्यक्ष होता है। इसलिए भारत एक गणतंत्र राज्य है दोस्तों, क्योंकि जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका चुनाव होता है भारत में। साल 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए तो उसके बाद भी 3 सालों तक लगभग हमने ब्रिटिश कानून के हिसाब से अपने देश को चलाया। मतलब हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र कब घोषित हुए? 1950 में, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब जा कर के हम गणतंत्र कहलाए। ओके दोस्तों, आइए, पॉलिटिकल का सेशन है और उत्तराखंड के तमाम एग्ज़ामों के साथ साथ हम बड़े स्तर के एग्ज़ामों के लिए भी यह क्लास ले रहे हैं। पॉलिटिकल में आज मेरा सेशन तीसरा है और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। और टेलीग्राम पे दोस्तों मैं 1 2 3 करके लिख देता हूँ। आज तीसरा एपिसोड है, अच्छे से नोट्स बनाइएगा पॉलिटिकल का, और डिटेल से है ये, और कहीं पर भी आपको कुछ ताक झाक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से कह रहा हूँ, लिखिए, ठीक है? अच्छे से एक बार पढ़िए। मैं संपूर्ण पॉलिटिकल कवर कराऊंगा, याद रखिएगा। शाम को यूकेपीएससी का प्रैक्टिस सेट पेपर आएगा। ओके, तो हम लोग थे दोस्तों, हमने ये देखा कि इससे पहले एपिसोड में कि संघात्मक, ठीक है, संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं। तो मैंने ये बोला था कि कोई भी देश अगर संघात्मक कहलाता है या किसी भी देश का संविधान संघात्मक है तो 5 अवयव होने चाहिए थे। अब मैंने बोला ये कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण का मतलब ये नहीं कि भारत में एकात्मक लक्षण नहीं होंगे। हम थोड़े से एकात्मक लक्षणों को यहाँ पर देखेंगे, तब हम अंतिम निर्णय पर पहुँचेंगे कि भारतीय संघात्मक क्या वाकई में जो संविधान है या भारत का जो देश है वो संघात्मक है। तो देखते हैं एक बार कुछ बहुत क्या चीज़ें हैं एकात्मकता की ओर ले रहा है, क्या देखेंगे। देखिए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच किसी वैधानिक समझौते का नतीजा नहीं है। मतलब संघात्मक में क्या होता है कि शक्तियों का क्या होता है दोस्तों, विभाजन होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो केंद्र है और राज्य है, ये कोई वैधानिक समझौते का नतीजा नहीं है। हमारे जो संविधान निर्माताओं थे दोस्तों, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने केंद्रीय सत्ता के द्वारा संपूर्ण देश में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोस्तों, क्या बनाए रखने के लिए? प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र को ज़्यादा शक्ति दिया और राज्यों को दोस्तों थोड़ा कम शक्ति दिया। और राज्य हमेशा केंद्र के प्रति अपनी निष्ठावान बनाए रखेगा, ठीक है? नहीं तो राज्य अपना अस्तित्व ही खो बैठेगा, ठीक है? तो देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि लिहाजा शक्तियों के विभाजन के दौरान भारतीय संविधान केंद्र को अधिकाधिक शक्ति तथा राज्यों को न्यूनतम शक्ति प्रदान की है। मैंने आप लोगों को बताया, बस प्रशासनिक दृष्टिकोण से दिया गया है, ठीक है? आप याद रखेंगे। अगले पे देखते हैं हम, जैसे कि देखेंगे कि जो शक्ति विभाजित है वो कहाँ पर किस तरीके से हैं और विशिष्ट लक्षण क्या है भारतीय संघात्मक व्यवस्था के। विशिष्ट में से एक अलग ही दोस्तों, ठीक है? जैसे देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था को या भारतीय संविधान को हो, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ आप कहीं भी जाइए, उत्तराखंड में हो या फिर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो या फिर जम्मू कश्मीर के हो या फिर कहीं के हो, बस आप भारत के नागरिक हो। ये नहीं कि आप उस राज्य के नागरिक हो, नहीं। राज्य अपने नागरिकों के लिए कोई अलग सा नागरिकता प्रदान नहीं करता है। जैसे दूसरे देशों में आपके पास एक राज्य के साथ साथ एक देश की नागरिकता भी होती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। मतलब आप भारतीय नागरिक हो तो बस आप भारतीय नागरिक हो। मतलब भारत देश में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, याद रखिएगा। मतलब हमारे संविधान में किस नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। अच्छे से याद रखिएगा। मैं फिर जब आप लोगों को प्रॉपर भाग पढ़ाऊंगा, अनुसूचियाँ पढ़ाऊंगा, अनुच्छेद पढ़ाऊंगा, तो भाग 2 में दोस्तों आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का प्रावधान है।
हम देखेंगे कि किस तरीके से नागरिकता ले सकते हो आप 5 तरीके से और जा सकती है 3 तरीके से, उसका भी चर्चा करेंगे। नागरिकता से संबंधित अधिनियम 1955 में बना था, उस पर भी चर्चा करेंगे। वर्तमान में क्या इस पर नागरिकता पर क्या विवाद हुआ था साल 2019-20, इस वाले रीजन पे भी हम लोग देखेंगे। 16 में भी क्या प्रावधान हुआ था करके, ठीक है। अगले पर जाते हैं विशिष्ट लक्षण पर। भारतीय राज्य व्यवस्था में एकल संविधान का प्रावधान है। अब ये क्या हुआ दोस्तों, मतलब भारतीय संविधान एकल संविधान है, मतलब लिखित संविधान है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोहरी संविधान की प्रावधान नहीं है। अब देखते हैं अगले फैक्ट पर, काफी महत्वपूर्ण होने वाला ये आर्टिकल 352 के तहत जब किसी राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, मतलब एक देश में दोस्तों जब एक देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तब जो राज्य की शक्तियां होती है दोस्तों, वो शक्तियां सीधे सीधे केंद्र के हाथ में चली जाती है। मतलब जब भी आपका राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेगा, ठीक है, तो वह जो राज्य की शक्ति है वह शक्तियां सीधे सीधे कहाँ चली जाएगी, केंद्रीय सत्ता में चली जाएगी। मतलब अब राज्य को कौन चलाएगा, केंद्र चलाएगा। तो कई बार यह सवाल पूछा जाता है आप लोगों से कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के अनुरूप लगाता है, 352 के तहत, ठीक है। ओके, मैं आप लोगों को मैंने बोला दोस्तों, मैं पहले आप लोगों को एकदम इतना खतरनाक वाले पानी पिला रहा हूँ ना दोस्तों, एकदम नींबू का पानी, एकदम खट्टा पानी, ठीक है। आप अगर इसको समझ गए ना, फिर बाद में तो आप गोली बन जाएंगे, देखना आपको बिना पढ़ाई सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 356, मतलब आर्टिकल 356 में क्या है, देखिए राष्ट्रपति किसी राज्य में, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है अगर वहाँ के दोस्तों संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, ठीक है। और विफल हो गया हो तो जैसे आप लोगों ने मेरे साथ कल भी पढ़ा था कि 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में ये घटना घटित हुई थी दोस्तों। तो जब 356 के तहत किसी राज्य में दोस्तों राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तब उस स्थिति में क्या होता है कि जो उस राज्य की समस्त कार्यपालिका वो विधायिका, ठीक है दोस्तों, समस्त कार्यपालिका वो विधायिका की जो शक्ति होती है वो केंद्र सत्ता में समाहित हो जाती है। और केंद्र सत्ता का जो प्रतिनिधि होता है राष्ट्रपति द्वारा जो निर्वाचित जो नियुक्ति होता है राज्यपाल, तो उसका उपभोग करता है, ठीक है दोस्तों। मतलब राज्यपाल उस राज्य की शासन व्यवस्था का प्रमुख बन जाते हैं वहाँ पर। क्लियर है, अच्छे से समझिएगा। और ये कार्यपालिका कहाँ से निकल कर आते हैं, विधायिका के सदस्य होते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने एपिसोड नंबर 1 में यही बताया था आप लोगों को, ठीक है, अच्छे से याद करिएगा। हाँ, अब देखिए मैं लगातार वीडियो इसलिए भी नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि टाइपिंग करना होता है, ठीक है। अगर मैं पीडीएफ से पढ़ाऊँ ना, अपना जो हैंड रिटन था तो वो तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले पॉइंट पर जाते हैं, विशिष्ट लक्षण पर। अनुच्छेद 360 के तहत देखो क्या होता है, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब आर्टिकल 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा। अब क्या होता है इसमें देखिए, तब राज्यों की समस्त आर्थिक संसाधनों का दोहन, अगर देखिए कभी वित्तीय आपातकाल लग जाता है, तब क्या होता है, जो राज्य के जो संसाधन है दोस्तों, जो आर्थिक संसाधन जिससे इनकम आता है, तो उसका दोहन केंद्र सरकार कर सकती है, ठीक है। अब केंद्र सरकार क्यों करेगी, क्योंकि दोस्तों अभी उस राज्य के साथ साथ देश में क्या आपत्ति आई पड़ी है, मतलब वित्तीय आपातकाल आन पड़ी है, मतलब पैसे की कमी हुई है। तो उससे निपटने के लिए राज्य का जो समस्त आर्थिक संसाधन है उसका उपभोग करेगी केंद्र, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, ये पॉइंट भी कहीं अच्छा पॉइंट है और कई बार यह प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरीके के। तो क्लियर है, आप याद रखिएगा आर्टिकल 360 क्या बताया मैंने, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, संपूर्ण देश में लगता है। आर्टिकल 356 पर्टिकुलर किसी राज्य में, ओके। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल लगेगा तो संपूर्ण में, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी तक लगा नहीं है, ठीक। ये राष्ट्रीय इंदिरा गांधी के समय पे लगा है, ठीक है, ये तो लगते रहता है, याद करिएगा, ठीक। अगले फैक्ट पर हम लोग जाते हैं, विशिष्ट लक्षण भारतीय संघात्मकता के, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो कहीं ना कहीं एकात्मकता की ओर जा रहा है, जा रहे हैं ना दोस्तों।
आप पढ़ा रहे हो संघात्मक और सर आप बता रहे हो एकात्मक लक्षण। अरे भाई मैं थोड़ी देर में आपको लास्ट जब फाइनल टच दूंगा इस लेक्चर का वो आपको समझ में आ जाएगा। ये एकात्मक तो भारतीय संविधान की खूबसूरती को जाहिर करता है दोस्तों, भारत के संविधान को और खूबसूरत बनाने का काम करता है ये एकात्मक लक्षण, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए भारतीय संविधान में दोस्तों आप लोगों ने अनुसूची 7 पढ़ा होगा और अनुसूची 7 के बारे में भली भांति जानते होंगे। यहाँ पर क्या है दोस्तों, जो केंद्र है, केंद्र और राज्य के मध्य जो विधायी शक्ति है, जो कानून बनाने की शक्ति है, उसका बंटवारा है अनुसूची 7 में, ठीक है। और यहाँ पर जो विधायी शक्तियाँ हैं जो अनुसूची 7 में, ये संतुलित नहीं है, मतलब कि ये फिक्स नहीं है कि मतलब ऊपर नहीं, ये संतुलित नहीं है। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ समाहित है, मतलब अनुसूची 7 में कितनी सूची है, मतलब कितने विषय है, 3 सूचियों को समाहित किया गया है और 3 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है, मतलब क्राइटेराइज किया गया है 3 सूचियों में और 3 विषयों में, ठीक है। अब हम इनको देखेंगे अच्छे से, ओके। यहाँ से सवाल बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों से। अब हम चर्चा करते हैं संघ सूची पर। देखो 3 क्या क्या है, 3 सूची पहले एक बार देख लीजिए, संघ सूची अनुसूची 7 में, राज्य सूची और एक होता है आपका समवर्ती सूची, ओके दोस्तों। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इसका नोट्स बनाइएगा। अब देखिए हम सबसे पहले संघ सूची को खोलते हैं। संघ में से केंद्र सरकार की बात हो रही है। देखिए मूल संविधान में ना यहाँ पर संघ सूची के पास जो कानून बना सकती है संघ सूची, वो 97 विषय में बना सकती है, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी होगी, 100। मतलब यहाँ पर संघ सूची में कानून कौन बना सकती है, सिर्फ केंद्र सरकार, ठीक है, संघ सरकार, ओके। देखिए कई बार सवाल पूछता है कि संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय समाहित थे, 97 विषय थे। वर्तमान में कितने विषय है, 100 विषय है, ओके, किसमें, संघ सूची में, ठीक है दोस्तों। आपको ऐसे डायग्राम बना लेना है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, देखो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है, याद रखिएगा, सिर्फ केंद्र सरकार को है, मतलब ये आप अच्छे से याद करिएगा, ओके। अच्छे से पढ़ना है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट दिमाग में बिठाए बैठना है, ठीक है। इतना डिटेल पढ़ा रहा हूँ कि बता नहीं सकता मैं आपको। अगला देखो, अब हम जब संघ सूची पढ़ लिए, अब हम समवर्ती सूची को पढ़ते हैं। हाँ देखिए अब कहाँ से लिया गया है ये हम बात की बात कर लेंगे। अच्छा आइलैंड से लिया है, फाइलैंड से लिया, उसकी टेंशन आप लोग छोड़ दो, मैं याद करवा दूंगा, ठीक है, जब हम उसको पढ़ेंगे प्रॉपर। अब देखिए समवर्ती सूची, मूल विषय 47 है। मूल विषय कितने थे इसमें समवर्ती सूची में, 47, लेकिन वर्तमान विषय कितने यहाँ पर, 52 है। कितने हैं, 52। मूल विषय 47, वर्तमान 52, वहाँ कितने, 97 संघ में और वर्तमान 100। क्लियर है, आप अच्छे से याद करिएगा, ठीक है, आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। समवर्ती सूची में जो कानून बनाने का अधिकार रखता है, ये कौन रखता है भाई, यहाँ पर दोनों ही कानून बनाने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये देखो नीचे पर आ गया, यद्यपि इस सूची में दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, किंतु दोस्तों किंतु यहाँ देखिए किंतु यहाँ पर किसका कानून ज़्यादा तवज्जो देगा, यहाँ पर केंद्र के विधायी अधिकार को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है उभयनिष्ठता के स्तर पर, ठीक है। मतलब आपको अगर यह पूछी जाएगी कि बताइए समवर्ती सूची में किसका कानून ज़्यादा तवज्जो देगा, मतलब किसका प्रभुत्व ज़्यादा होगा, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप सीधे सीधे करेंगे संघ, ठीक है। मतलब संघ का तवज्जो ज़्यादा देंगे, मतलब केंद्र का तवज्जो ज़्यादा देंगे, क्योंकि केंद्र की ही चलती है, आप लोगों को पता भी है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए फिर से मूल विषय 47, वर्तमान विषय 52, वहाँ पर 97, ठीक है, तो संघ में, और वर्तमान 100, ठीक है, याद करिएगा। अब आते हैं हम राज्य सूची, महत्वपूर्ण होगा दोस्तों ये पॉइंट। राज्य सूची, मूल विषय 66, मूल विषय राज्य सूची में 66, वर्तमान विषय 61, ओके। देखिए समवर्ती सूची में कितने विषय थे, 47, तो कितने हो गए, 52, ठीक है, यहाँ 66, यहाँ 61, ओके, अच्छे से याद करिएगा। हाँ अब राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है दोस्तों, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार आप लोगों का किसके पास है, शाबाश, राज्य के पास है। किसके पास है, राज्य के पास है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य को तो है, परंतु एक छत्र नियम, मतलब
यहाँ पर आपका कानून राज्य तो बनाएगा बनाएगा, लेकिन बशर्ते हो सकता है कभी कभी ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि आपका ये नहीं कि परमानेंट है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे परमानेंट नहीं है। क्या राज्य सूची में भी क्या केंद्र सरकार कानून बना सकती है? यस 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 यस, राज्य सूची में भी आपका केंद्र सरकार कानून बना सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है और समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। ये समझ के तो सोच लो आपको अनुसूची 7 आ गया। तो अगर आपको अनुसूची 7 अच्छे से अभी तक याद है, ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा संघ सूची में पहले कितने विषय थे? 97। वर्तमान में कितने हो गए? 100 संघ सूची में। फिर हमने पढ़े समवर्ती सूची में वर्तमान में मूल में कितने थे? 47। फिर कितने बढ़ाए हमने? 52। अच्छा, हमने राज्य सूची में कितने बोले? 66। फिर कितने हुए? 61। तो दोस्तों अगर आपको ये याद हो गया है, तो सीधे सीधे बिना कुछ किए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बस, ठीक है। और अगर आपको पढ़ाने का अंदाज जरा सा भी पसंद आ रहा हो, दिमाग में थोड़ा सा घुस रहा है दोस्तों, ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट्स भी ज़रूर करिए यार। थोड़ा परिवार को तो बढ़ाएं, आप लोग तो बढ़ा ही नहीं रहे हो, ठीक है। किसी गरीब बच्चे का भला भी तो हो। मैं संपूर्ण पॉलिटिकल कराऊंगा, फिर कह रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा उत्तराखंड के एआर में तो देखना ये फाड़ के रख देगा, कन्फर्म है दोस्तों। और उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम देने हैं देखना फिर। तो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। अब मैंने कहा कि राज्य सूची में कानून बना सकती है केंद्र, वाई, तो कैसे देखें। यदि केंद्र को ऐसा लगता है दोस्तों, ठीक है, कैसा लगता है कि राज्य सूची में व्याप्त किसी विषय पर कानून बनाना देश हित में है, मतलब राष्ट्रीय हित में है, तो उससे संबंधित प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाएगी? राज्यसभा में। मैंने आपको बोला जो संसद है दोस्तों, जो संसद है वो एक लोकसभा और एक किससे मिलकर बनती है? राज्यसभा से, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि फिर से देखो, जो संसद है ये किससे मिलकर बनी होती है? ये लोकसभा और राज्यसभा से, ठीक है। तो अगर केंद्र को ऐसा लगता है कि राज्य सूची में व्याप्त किसी विषय पर, मतलब राज्य संबंधी किसी विषय पर कानून बनाना राष्ट्रीय हित में है, ठीक है, तो वो एक प्रस्ताव बनाएगी, ठीक है, उससे संबंधित, उस जो कानून वो ला रही है उससे संबंधित प्रस्ताव बनाएगी। और उस प्रस्ताव को वो कहाँ रखेगी? राज्यसभा में रखेगी। और आर्टिकल 249 मोस्ट आर्टिकल 249 के तहत विशिष्ट बहुमत के द्वारा पारित किया जाएगा, तब जाकर के वह कानून बनेगा। सुन लिया आपने? मैंने बोला कि अगर किसी राज्य सूची विषय में कानून बनाना है तो केंद्र सरकार राज्यसभा में आर्टिकल 249 के तहत विशिष्ट बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करेगी, तब जाकर के वह कानून बनेगी। क्लियर है? अब आप कहोगे सर बताइए विशिष्ट प्रकार की बहुमत क्या हो? थोड़ा सा इंतजार करिए, 1-2 एपिसोड में आएगा, फिर भी बता देता हूँ। 2/3 बहुमत से पारित होने वाली, ठीक है दोस्तों, उसको कहते हैं विशिष्ट प्रकार की बहुमत। 3 ही यहाँ पर है विशिष्ट प्रकार के बहुमत। एक तो आर्टिकल 61, आर्टिकल 249, 368, इन तीनों को बोला जाता है, 368 होगा यहाँ पर, 368, ठीक है। तो इन तीनों को बोला जाता है आपका दोस्तों विशिष्ट प्रकार का बहुमत, या इन्हीं को बोला जाता है 2/3 प्रकार की बहुमत, ठीक है। मतलब उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित हटाने का, यहाँ पर कानून बनाने से संबंधित है, यहाँ पर संविधान संशोधन और न्यायपालिका को हटाने का प्रावधान है। हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इंतजार तो करिए। अगले पॉइंट पर जाते हैं। अब देखिए, अगर आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा में पारित हो गया वह प्रस्ताव और कानून बन गया, तब क्या होता है? देखिए, यह सवाल बनता है, यह कानून 1 वर्ष अवधि के लिए बाध्यकारी होता है। मतलब आर्टिकल 249 के तहत पारित जो प्रस्ताव, जो कानून बना था, वह राज्य के लिए कितने समय की अवधि के लिए लागू होता है? 1 वर्ष के लिए। क्लियर है? अब देखिए, क्या 1 वर्ष से ज़्यादा बार उस कानून को लागू किया जा सकता है? बिल्कुल। लेकिन उसके लिए फिर से उनको 2/3, मतलब संसद को राज्यसभा में 2/3 प्रस्ताव से समान प्रस्ताव को बहुमत के आधार पर पास करना होगा। अनगिनत बार यह की जा सकती है, आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार यह सवाल बनता भी है, ठीक है।
आप याद रखिएगा। हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्य सूबे में मौजूदा विषय वस्तुओं पर कानून बना सकती है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगला फैक्ट देखिए फिर से, क्या केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है? दूसरा देखिए आर्टिकल 249। देखिए क्या होता है यहाँ पर, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य, ठीक है, तो क्या मैंने बोला 2 या 2 से अधिक राज्य अगर संघ सरकार से गुजारिश करें, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, संघ सरकार से कहें कि राज्य में मौजूदा किसी विषय पर, ठीक है, कानून बनाना है, तो उस स्थिति में संघ क्या बनाएगी? कानून बना सकती है। लेकिन यहाँ से क्या होना चाहिए आपका? संघ सरकार को क्या जाना चाहिए? प्रस्ताव जाना चाहिए। मैंने यही लिखा है, देखिए आर्टिकल 252 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से वर्णित है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य संघ सरकार से गुजारिश करे कि वह राज्य में मौजूदा विषय वस्तु पर जिसका संबंध किससे हो? राज्यों से हो दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जिसका संबंध किससे हो? राज्य। जबकि आर्टिकल 249 में क्या राष्ट्र हित में हो, उस पर केंद्र कोई कानून बनाए तो उस स्थिति में संघ कानून बना सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ से सवाल इंपॉर्टेंट है, उन राज्यों पर कानून बाध्यकारी होगा तब, ठीक है, तब तक जब तक केंद्र की इच्छा हो। देखिए जैसे आज आप सोचिए कि 26 जनवरी को केंद्र सरकार ने कोई कानून बना दिया राज्य की गुजारिश पर, अब जब तक केंद्र सरकार चाहे उस कानून को लागू कर सकती है, मतलब केंद्र की इच्छा पर निर्भर रहेगी, याद करिएगा अच्छे से, ओके। जबकि वहाँ कितना था आर्टिकल 249 में? 1 वर्ष के लिए था। कितने वर्ष के लिए था दोस्तों? 1 वर्ष के लिए। हाँ, अब हम देखेंगे इसी पर आर्टिकल 253 में क्या है, अच्छे से देखिएगा। हाँ, आर्टिकल 253 में थोड़ा लेक्चर लंबा होगा दोस्तों, जरूरी है, नहीं तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। अनुच्छेद 253 के तहत संघ सरकार किसी विदेशी राष्ट्र के साथ, मतलब किसी विदेशी देश के साथ संधि कर सकती है, भले ही किसी राज्य की नज़र में केंद्र का यह रुख उचित नहीं पाया जाता है, तब भी केंद्र सरकार राज्य की परवाह किए बिना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्रियान्वयन करेगी। मतलब देखिए आपको एक चीज़ समझना है यहाँ पर कि संघ सरकार किसी विदेशी राष्ट्र के साथ संधि कर सकती है राज्य से संबंधित, ठीक है, लेकिन राज्य की नज़र में वह कुछ भी हो, उचित हो न हो, लेकिन केंद्र सरकार आपका क्या करेगी? संधि कर सकती है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। ये अच्छा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्रियान्वयन कर सकती है। अगला फैक्ट यहाँ पर देखेंगे, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यों के संवैधानिक प्रमुखों, यानी राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। जिस प्रकार देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है आर्टिकल 53 के अनुरूप, ओके दोस्तों। ठीक उसी के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि राज्यों के संवैधानिक प्रमुख यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है, द्वारा की जाएगी तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेगा। तो ये भी आपको क्या लग रहा है? एकात्मक लक्षण की ओर जा रहा है ना। भारत संघात्मक क्यों कह रहे हैं हम? एकात्मकता ज़्यादा लक्षण दिख रहा है, लेकिन दोस्तों ये खूबसूरती को जाहिर करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद आज का लास्ट हम फैक्ट देखते हैं, लास्ट पॉइंट, आयात निर्यात के टैक्स से अर्जित राशि, जैसे आयात और जितना आयात जितना निर्यात के टैक्स से अर्जित राशि केंद्र के पास जाती है। किसके पास जाती है? केंद्र के पास। लेकिन राज्यों की आर्थिक ज़रूरतों की पूर्ति भी मुहिम करती है, मतलब जब जब देखो दोस्तों राज्यों को आर्थिक ज़रूरत होती है तब तब केंद्र सरकार दोस्तों राज्य को क्या देती है? फंड अलाउट करवाती है, ठीक है। जैसे हमारा उत्तराखंड राज्य है, देखो यहाँ अधिकतर हमें जो हमारा जो पैसा आता है वो केंद्र से आता है, ठीक है दोस्तों, याद करिएगा। यह सवाल बना भी था कई बार, ठीक है, और हाल फिलहाल में शायद पटवारी के पेपर में भी यह बना था, ठीक है। अब यहीं से हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, अभी हम भारत के संघात्मक विशिष्ट लक्षणों पर है, ठीक है, हम एकात्मक लक्षण देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों अभी ये लेक्चर समाप्त नहीं हुआ है, संघात्मक पर एक और एपिसोड आएगी, ठीक है, तब जा करके ये लेक्चर से कंप्लीट हो पाएगा। आप अच्छे से इसका नोट्स बनाइएगा दोस्तों, तो हम इस लेक्चर को कल समाप्त कर लेंगे। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए दोस्तों, शाम को मिलेंगे और इन्जॉय रिपब्लिक डे दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय, टेक केयर।